क्या मोदी विरोध के नाम पर एकजुट हो रहे हैं विपक्षी दल? पटना में बैठक के बाद क्या कुछ हुआ? क्या 2024 में भाजपा के लिए रहने वाली है बड़ी चुनौती? बताएंगे विपक्षी एकता की पूरी इनसाइड स्टोरी। सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम प्रजातंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। 2024 के चुनाव को लेकर अभी से ही पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि आगामी 2024 का चुनाव भाजपा के लिए चुनौती भरा रहने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 15 से अधिक दलों की बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में भाजपा को हराने की रणनीति पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ भाजपा के खिलाफ सभी दल एकजुट होकर कैसे काम कर सकते हैं, इस पर भी रणनीति बनी है। हालांकि ये बात भी सच है कि सभी दलों के अपने अपने एजेंडे हैं और सभी उन्हीं पर आगे बढ़ना चाहते हैं। बड़ा सवाल यही है कि 2024 के लिए सभी दल एक प्लेटफॉर्म पर तो आ गए हैं, लेकिन क्या यह उतना एकजुट रह पाएंगे जितना ये तस्वीरों में दिख रहे हैं? फिलहाल दावों से तो ऐसा ही लगता है कि सभी दल एकजुट रहने की कोशिश कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में वे एक साथ भाजपा का मुकाबला करेंगे। लेकिन इनके लिए सबसे जरूरी है आपसी मतभेदों को भुलाना। भाजपा के खिलाफ 15 से ज्यादा दल इकट्ठा होने की मुहिम में शामिल हुए हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर राजनीतिक दल वे हैं जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़कर अपने अस्तित्व को खड़ा किया है। चाहे इस बैठक की मेजबानी कर रहे नीतीश कुमार की पार्टी जदयू हो या फिर लालू यादव की पार्टी राजद, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी हो या फिर अन्य दल। आज की बैठक में कुछ ऐसे दल भी शामिल हुए हैं जो शुरू से ही कांग्रेस से लगातार विरोध रहे हैं और उसमें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस शामिल है। सभी पार्टियों के एक दूसरे से मतभेद हैं, लेकिन सभी भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की पहल में शामिल हो रहे हैं और मुद्दा एकमात्र ये है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है। जानकारी के मुताबिक बैठक में साझा कार्यक्रम पर जोर दिया गया है। कैसे खत्म हो पाएगा मतभेद? हाल के दिनों में देखें तो राजनीतिक दंगल विपक्षी दलों के बीच भी जारी है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ममता सरकार के खिलाफ धरने पर ही बैठ गए। बैठक में ममता बनर्जी ने इस पर नाराजगी व्यक्त की है। हालांकि जब यह बैठक हो ही रहा था तब भी अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर निशाना साधा और तृणमूल कांग्रेस को चोरों की पार्टी बता दिया। कांग्रेस से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पर लगातार हिंसा के आरोप लगा रही है। वहीं हाल में ही अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान की एक चुनावी जनसभा में साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अशोक गहलोत की सरकार को भ्रष्टाचार में डूबा हुआ बता दिया। दिल्ली में अध्यादेश को लेकर केजरीवाल लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जब हमें 370 पर कई दलों से समर्थन चाहिए था तब कुछ दल खुशी मना रहे थे। क्या इकट्ठा हो पाएंगे वोट बैंक? सवाल यह है कि 15 से ज्यादा राजनीतिक दल एक साथ तो हुए हैं, लेकिन क्या इनके वोट बैंक एक दूसरे को ट्रांसफर होंगे? सवाल यह भी है कि ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को किस तरह से फायदा पहुंचाएंगी? एनसीपी बिहार में आरजेडी का क्या फायदा पहुंचाएगी? उद्धव ठाकरे की शिवसेना पंजाब में आम आदमी पार्टी को क्या लाभ पहुंचा सकती है? वहीं डीएमके का उत्तर भारत में क्या अस्तित्व होगा? ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब शायद सभी को पता है। तृणमूल पश्चिम बंगाल में है, बंगाल से बाहर उसका कोई असर नहीं है। वैसे ही एनसीपी का प्रभुत्व वाला राज्य महाराष्ट्र है। उत्तर भारत में उसके मदद से किसी को कुछ खास सफलता हासिल नहीं होगी। पहले भी मिल चुके हैं उदाहरण। बिहार को छोड़ दिया जाए तो लगभग ज्यादातर मौकों पर बने विपक्षी दलों के गठबंधन को कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद, कांग्रेस और जदयू का गठबंधन था। इस गठबंधन ने भाजपा को बुरी तरीके से हराया था। हालांकि 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को लेकर खूब प्रचार भी हुआ था, जिसे दो लड़कों की जोड़ी बताया गया था। लेकिन भाजपा ने इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली गठबंधन के खिलाफ एक तरफा जीत हासिल की थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस
और एनसीपी का समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में साथ मिला था। बावजूद इसके सपा कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के बीच 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था, लेकिन ये गठबंधन भाजपा के सामने फ्लॉप साबित हुआ। सीट शेयरिंग पर फंसेगा पेच। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि जहां भी क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां कांग्रेस को उनका समर्थन करना चाहिए। बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस पर तैयार होगी। सवाल यह भी है कि अगर यह गठबंधन फोटो की ही तरह हकीकत में मजबूत रहता है तो क्या बंगाल में कांग्रेस के उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं होंगे। अगर तृणमूल कांग्रेस, वाम दल और कांग्रेस का बंगाल में गठबंधन होता है तो कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बड़ा सवाल है। क्या वाम दलों के साथ ममता बनर्जी खड़ी हो पाएंगी, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति वाम दलों के खिलाफ रही है। बिहार में राजद और जदयू का गठबंधन है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि यहाँ कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए कितनी सीटें मिल पाएंगी, क्योंकि 2020 के चुनाव में बिहार में कांग्रेस को कुछ खास सफलताएं नहीं मिली थी। तमिलनाडु की बात करें तो डीएमके और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या आराम से तय हो पाएगा। विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं हो सका था। इसके अलावा कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी के बीच महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहता है, इस पर सभी को गौर करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना साफ तौर पर कह रही है कि 2024 चुनाव में उन सभी सीटों पर वे अपने उम्मीदवार उतारेगी जहां उसे 2019 में जीत मिली थी। हकीकत यही है कि फिलहाल मोदी विरोध के नाम पर ये सभी दल इकट्ठा तो हो गए हैं, लेकिन इनके अंतर विरोध भी सामने आ रहे हैं। एक खिचड़ी सरकार देश में सुशासन को कितना स्थापित कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है और जनता भी इसको समझने की कोशिश कर रही होगी, क्योंकि 90 का वो दौर सभी को याद होगा जब देश में अलग अलग सरकारें बनती और गिरती रहीं और देश का नुकसान होता रहा। यही तो प्रजातंत्र है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।